दिव्य अकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी अपनी संस्था दिव्य अकेडमी में यूपी का बैच आरंभ हो चुका है। यूपीपी और सीआरपीएफ के बैच लगातार चल रहे हैं और साथ में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हिंदी और होम साइंस की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। तो आप सभी लोग यदि अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं रस। इसे नोट करेंगे, रस कि ये रस क्या होता है। वास्तव में रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। ये कैसा आनंद होता है? ये वास्तव में आनंद होता है, साहित्य का आनंद होता है, एक काव्य का आनंद होता है। ठीक है ना? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगर बात किया जाए इस रस टॉपिक पर तो पूछा जाता है पेपर में कि जरा बताइए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आपका हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भरत मुनि। और जब भरत मुनि की बात आती है तो इनका जो समय काल हुए ये दूसरी से तीसरी शताब्दी के साहित्यकार हैं। कौन है? दूसरी से तीसरी शताब्दी के साहित्यकार हैं। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है तो भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है? नाट्यशास्त्र नाम है। और इस नाट्यशास्त्र पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय माने गए हैं? तो 36 अध्याय माने गए हैं। भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र में रस की परिभाषा दिया, उन्होंने कहा, क्या कहा? विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद, रसानिष्पत्ति, संयोगाद, रसानिष्पत्ति। इसे नोट करके चलेंगे, संयोगाद रसाहा निष्पत्ति। तो इस तरीके से भरत मुनि ने क्या कहा कि जहां पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिस आनंद की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जो आनंद हमको मिलता है इन भावों को जोड़ करने के पश्चात तो उसे हम रस की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनाया जाता है। एक प्रश्न क्या बन सकता है कि भरत मुनि ने कुल कितने अंगों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने यहाँ पर आपने देखा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। भरत मुनि मात्र और मात्र 3 अंगों का उल्लेख करते हैं रस के। ठीक है ना? तो अगर पूछा जाए पेपर में कि भरत मुनि ने रस के कितने अंगों का प्रयोग किया है तो भरत मुनि ने रस के 3 अंग माने हैं। किंतु अगर हिंदी की बात किया जाए कि कितने अंग होते हैं रस के तो 4 अंग होते हैं। एक अंग इसमें और जोड़ दिया जाता है, वो है स्थायी भाव। यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि भरत मुनि ने किस भाव को नहीं माना है? तो भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना है। फिर प्रश्न किया जा सकता है सबसे अंत में जोड़ा गया भाव कौन सा है? तो सबसे अंत में जोड़ा गया जो भाव है वो स्थायी भाव है। कौन सा भाव है? स्थायी भाव है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब अगर हिंदी में रस के अंगों की चर्चा करते हैं, हिंदी में किसकी चर्चा करते हैं? रस के अंगों की चर्चा करते हैं। तो हिंदी में रस के कितने अंग हो जाते हैं? 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा जो है आपका वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाता है।
वास्तव में अगर देखा जाए, एक प्रश्न और पेपर से निकलता है, बारीकी है इसमें, कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव किसने कहा था? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव आचार्य भरत मुनि ने ही कहा था। किसने कहा था? आचार्य भरत मुनि ने ही कहा था। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने 8 रस माने। पूछा जाता है किस रस को नहीं माना, किस रस को नहीं माना है? तो इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? तो इन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, और यही शांत रस हिंदी के 9वें रस के रूप में जाना जाता है। किस रस के रूप में जाना जाता है? तो 9वें रस के रूप में या नवीन रस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे की क्लास आप लोगों को फिर से दी जाएगी, पुनः पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।